अपनी डपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दोपहर 3 बजे बीजेपी की अहम बैठक होगी और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सीएम योगी के साथ में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति और सांसद संगम लाल गुप्ता को भी बुलाया गया है और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में ओबीसी को साधने के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। मंत्री के लिए ओपी राजभर के नाम पर चर्चा हो सकती है और मंत्रिमंडल में राजभर को जगह मिल सकती है। दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाने पर चर्चा संभव है। रेस में रामपुर से एमएलए आकाश सक्सेना का नाम भी है। 2 और नामों पर फाइनल मोहर लगने की उम्मीद है। यूपी के कुछ मंत्री 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं तो कुछ विधायक को भी 24 में मौका मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का मास्टर प्लान तैयार होगा और सभी 80 सीटों पर जीत का फॉर्मूला बनाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में दिल्ली से पवन गौड़ जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, 3 बजे बैठक की शुरुआत होनी है अब से कुछ ही देर बाद में। कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे? क्या उन नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? और साथ ही आज की बैठक के क्या मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होगी? देखिए अमनदीप, 3 बजे केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में एक बैठक, बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। बैठक जो है वो बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय के एक्सटेंशन जो बिल्डिंग है उसमें होनी है। बैठक की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उनके अलावा यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी और सुरेंद्र नागर राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उनके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जो राज्यसभा सांसद हैं सुरेंद्र नागर, ये सब लोग उसमें बैठक में रहने वाले हैं। अगर मुद्दे की बात करें, आपने देखा होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में खासकर विपक्ष लगातार जो है वो ओबीसी समुदाय को अपने साथ जोड़ने की रणनीति लगातार बना रहा है। चाहे वो अखिलेश यादव की बात करें, वो पीडीए फॉर्मूला के तहत काम कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, या फिर कांग्रेस की बात करें तो लगातार वो जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा रही है और पूरे प्रदेश भर के अंदर हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी अपने साथ जो पिछड़ा वर्ग है उसको जोड़े रखना चाहती है। आपने देखा, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव हो, इन चारों चुनाव के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है वो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं इंटैक्ट रहा है। उसके बदौलत बीजेपी ने को एक बड़ा बहुमत उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर अगर बात करें चाहे वो लोकसभा की बात करें या विधानसभाओं की बात करें, तो बीजेपी को एक बड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आया है। तो बीजेपी की यही कोशिश है कि वो ओबीसी वर्ग जो है, जो पिछड़ा वर्ग जो है, वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहे। उसी को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई और इस बैठक में आगामी दिनों में किस तरह से ओबीसी वर्ग को जोड़ने को लेकर मास्टर प्लान बनाकर यहां पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि ओबीसी वर्ग को साधा जा सके। ऋषभ मणि भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं लखनऊ से लाइव। ऋषभ मणि का रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, दिल्ली में बैठक हो रही है और साथ ही कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। तो ऐसे में लखनऊ और साथ ही उत्तर प्रदेश में क्या सियासी हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के वोटर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोटर्स की आबादी आप कह लें तो 52% वो ओबीसी से ही आता है। तो जो नॉन यादव ओबीसी है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर फोकस कर रही है। हम प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। भूपेंद्र चौधरी जाट समाज से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य वो मौर्य समाज से आते हैं, स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं, निषाद से निरंजन ज्योति हैं, ये बीएल वर्मा लोध राजपूत हैं। ये सब लोग वहां पर मौजूद हैं। उस मीटिंग में ये अपने अपने समाज की जो भी बातें हैं उसको रखेंगे। 2024 के लिए पूरा खाका खींचा जाएगा, एक रणनीति बनाई जाएगी। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो जाहिर सी बात है जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो यही कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो उत्तर प्रदेश सेंट्रिक आपको राजनीति करनी ही पड़ेगी और जब आप 80 सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ओबीसी का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। हम चाहे योगी मंत्रिमंडल को देखते हैं, कैबिनेट को उनकी देखते हैं, तो वहां पे भी ओबीसी का प्रतिनिधित्व अच्छा खासा है। बस इनको वोटों में कैसे तब्दील करना है, इनको कैसे इंटैक्ट अपने पास रखना है, कंसोलिडेट करना है, क्योंकि बीते कुछ चुनावों में उत्तर प्रदेश में ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखा है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाना है।
यहाँ पर एक कैबिनेट विस्तार की भी बहुत चर्चा चल रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि कैबिनेट का जब विस्तार किया जाता है उसमें राजभर को जगह मिल जाती है, दारा सिंह चौहान को जगह मिल जाती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। तो जो नॉन यादव ओबीसीज हैं उनको कैसे अपने साथ जोड़ के रखना है, इन्हीं बातों पर वहां पे चर्चा होगी। इसीलिए सबकी निगाहें आज नई दिल्ली की इस अहम बैठक पे हैं, चूंकि कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार भी इस बैठक से प्रभावित होगा। बिल्कुल, तो इससे कैबिनेट पर भी खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कैबिनेट को लेकर भी विस्तार की बातें लगातार सामने आ रही है। हालांकि किसके नाम पर मोहर लगेगी ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। पवन गौड़, आज के मुद्दे आपने यहां पर गिनाए। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। ओपी राजभर तो दावा भी कर रहे हैं कि जल्दी उनके नाम पर मोहर लगेगी, और साथ ही कल हमने उनका स्टेटमेंट भी सुना जिसमें वो तारीख का भी ऐलान कर रहे थे। तो ऐसे में क्या आज की बैठक में यह भी संभव माना जा रहा है कि कैबिनेट के विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है? हालांकि लिस्ट में 2 से 3 नाम ऐसे हैं जो कि सामने आए हैं, क्या उनमें से किसी एक नाम पर मोहर लग सकती है? कैबिनेट को लेकर किस तरह के कयास है बैठक को? देखिए अमनदीप, मैं आपको बताऊं कि कैबिनेट विस्तार को लेकर आज की बैठक में कोई चर्चा नहीं होगी। कैबिनेट को लेकर कल पहले ही मुख्यमंत्री की जो बैठक है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ हो चुकी है। कैबिनेट विस्तार में जिन लोगों पर चर्चा होनी थी उन सबके नामों को लेकर कल चर्चा हो चुकी है। और ये खबर भी निकल के आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनना तय है। उसके साथ साथ दारा सिंह चौहान के अभी नाम पर संशय बरकरार है। तो अभी ये खबर है क्योंकि आज की बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई चर्चा न हुई। आज की बैठक पूरी तरह से ओबीसी वर्ग को अपने साथ कैसे जोड़ा रखा जाए, कैसे अपनी जो योजनाएं हैं, कैसे अपनी बात है वो ओबीसी वर्ग के साथ पहुंचाकर उनको अपने साथ 2024 के लोकसभा चुनाव तक कैसे जोड़ा रखा जाए, उसको लेकर आज की बैठक में बात होनी है। कैबिनेट विस्तार को लेकर कल पहले ही मुख्यमंत्री की बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हो चुकी है। तो आज की जो बैठक होनी है वो 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। वही मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा होगी। लेकिन ऋषभ मणि, आपने जैसे जिक्र किया कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन अगर हम विधानसभा की जो पिछले साल इलेक्शन हुए हैं वहां पर हमने देखा कि जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर बीजेपी ने विकास के नाम पर वोट मांगे और उसका असर भी देखा गया। लोगों ने जातिगत समीकरण से ऊपर उठ के भी वोट दिए। लेकिन अब लोकसभा इलेक्शन है, वहां पर फिर जातिगत समीकरण को साधने की एक बार फिर से बीजेपी कोशिश कर रही है। आखिर इसके मायने क्या है? देखिए, आपको अगर 2024 को चुनाव को देखना होगा या जो विधानसभा चुनाव पिछले साल बीता है, तो सबसे पहली चीज आती है वो डबल इंजन की सरकार की बात करती है। यहाँ पर कि सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर योगी जी की सरकार है, और उसके बाद निकाय चुनाव होते हैं, वहां भी भाजपा दावेदारी सबसे मजबूत होती है, उन्हीं की मेजोरिटी है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार अब उसको कहा जाता है। अब एक दूसरा आ जाता है हिंदुत्व कार्ड। वो हमेशा ही भाजपा के लिए ट्रम्प कार्ड रहा है। राम मंदिर के निर्माण की करीब करीब पूरा हो चुका है। हम लोग जान चुके हैं कि 22 जनवरी के बाद से कुछ दिन वहां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चलेगा, फिर उसके बाद पब्लिक के लिए उसके दर्शन खोल दिए जाएंगे। तो सभी जातियां समाहित होकर हिंदुत्व की तरफ आएंगी। तो ये आइडियोलॉजी जो है, ये ट्रम्प कार्ड है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन विपक्ष ने ही बीच में जो जातीय जनगणना का मुद्दा है उसको उछाल दिया है। लिहाजा उनका जो वोट बैंक ओबीसी का है वो डाइवर्ट होकर उस तरफ ना चला जाए। तो उनको भी साधने के लिए ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स करनी है। और साथ पार्टियां भी हैं जो कि जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश करती हैं हर बार। तो उसी का किसी तरह का कोई नुकसान ना हो बीजेपी के लिए, इसी को यहां पर साधने की कोशिश की जा रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और ओपी राजभर की तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे और वहाँ गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलकर बैठ कर के बातचीत कुछ हुई है। और उसके बाद आज दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के लोगों को बुलाया गया है। 2024 के चुनाव की चर्चा होगी और संगठन को बेहतर कैसे बनाने के लिए जो प्रभारी बनाए जाते हैं, चुनाव प्रभारी, तो उसकी तैयारी और उस पर चर्चा करने के लिए लोगों को आज बुलाया गया है। तो उसी के साथ आज तारीख भी तय हो जाएगी। जो आप लोगों के दिल में बहुत धड़कन रहती है तो उसकी भी चर्चा होगी और तारीख तय हो जाएगी। तो तारीख आप लोगों को बता दी जाएगी।
आपके द्वारा भी कहा गया था कि काफ़ी वक्त से कि मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे। शुरुआत में जब घोसी उपचुनाव नहीं हुए थे तब तो दारा सिंह का भी नाम लेते थे, लेकिन अब वो तो हार गए। तो क्या लग रहा है कि अभी जो विस्तार होने वाला है उसमें आपको मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या हमको हमारा नाम सबसे ऊपर है सूची में। जो सूची टाइप हुई है उसमें सबसे ऊपर नाम है। हमारा नाम कौन काट सकता है? लंबी सूची है मतलब? नहीं, लंबी सूची नहीं है और छोटी सूची है। सूची कब तक सामने आ जाएगी? 7 तारीख तक धैर्य रखिए, तारीख हम बता देंगे। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने ईडी को जवाब लिखकर जांच एजेंसी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित और साथ ही गैर कानूनी बताया। दरअसल ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। चर्चा है कि जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। इस पूरे मामले में जांच एजेंसी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और साथ ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर चुकी है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यूपी में वाराणसी जाने का कार्यक्रम है और आज ही अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं। कल उनका दौरा छत्तीसगढ़ में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ का समन भेजा गया था और पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय में बुलाया गया था। इस वक्त में मैं दिखाना चाहूंगा ईडी मुख्यालय के ठीक बाहर यहाँ पे काफी संख्या में दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों की यहाँ पे जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। हालांकि ये मुख्य द्वार है, लेकिन आसपास के जितने भी इस हेडक्वार्टर तक आने वाला जो रास्ता है वहां पर काफी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, जिससे कि इस इलाके में कोई भी राजनीतिक लोग जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन या बिना वजह यहाँ पे आ न सके। और जो भी शख्स आ रहे हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड देखा जा रहा है, उसके बाद आने को यहाँ पे दिया जा रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे या नहीं। तो इस मामले पे हमारे जो जांच एजेंसी के जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के नहीं आएंगे। और यहां पर वक्त